14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर की ठंडी दोपहर थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लगभग 78 गाड़ियां और उनमें सैकड़ों जवान अपने ड्यूटी स्टेशन की ओर जा रहे थे। सड़क सामान्य लग रही थी। आसपास के गांवों में रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद क्या होने वाला है। अचानक एक तेज रफ्तार कार काफिले के पास आती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी सड़क धुएं, मलबे और चीखों से भर गई। काफिले की एक बस पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। कुछ मिनटों में साफ हो गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित आत्मघाती हमला था। इस हमले में भारत के 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और हर जगह एक ही सवाल उठ रहा था, ये हमला आखिर कैसे हुआ? जांच में जल्दी ही पता चला कि इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो पुलवामा का ही रहने वाला एक स्थानीय युवक था। उसने विस्फोटकों से भरी कार लेकर सीआरपीएफ के काफिले से टक्कर मार दी थी। लेकिन जांच एजेंसियों को जल्द ही समझ में आ गया कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति की योजना नहीं हो सकता। इतने बड़े हमले के पीछे जरूर एक बड़ा नेटवर्क होगा। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच टीम पुलवामा पहुंची और घटनास्थल से हर छोटा बड़ा सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। कार के मलबे के टुकड़े, विस्फोटक के अवशेष, मोबाइल सिग्नल डेटा, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सब कुछ जांच के दायरे में लाया गया। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। जांच में सामने आया कि आदिल अहमद डार पिछले कई महीनों से आतंकियों के संपर्क में था। उसे न सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था, बल्कि हमले के लिए विशेष रूप से तैयार भी किया गया था। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, मुदस्सिर खान। मुदस्सिर खान जैश-ए-मोहम्मद का स्थानीय कमांडर था। जांच में पता चला कि उसने ही इस हमले की तैयारी में अहम भूमिका निभाई थी। आदिल डार को भर्ती करना, उसे प्रशिक्षण देना और विस्फोटकों की व्यवस्था करना, इन सब में मुदस्सिर खान शामिल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच अधिकारियों के सामने एक और बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर आया कहां से? तकनीकी जांच शुरू हुई। फोन कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट चैट और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगाला गया। इन सबूतों ने धीरे धीरे एक बड़ा नेटवर्क सामने ला दिया। जांच के दौरान ये पता चला कि कश्मीर में कई स्लीपर सेल सक्रिय थे। ये लोग आतंकियों को छिपने की जगह देते थे, हथियार पहुंचाते थे और संदेशों का आदान प्रदान करवाते थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे इन नेटवर्क्स पर कार्रवाई शुरू कर दी। कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और कई आतंकियों को मुठभेड़ों ने मार गिराया गया। लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी थी। हमले के लगभग 12 दिन बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया। ये कार्रवाई पुलवामा हमले के जवाब में की गई थी। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर इतने गहरे जाकर हमला किया था। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इसके बाद भी भारत की खुफिया कार्रवाई खत्म नहीं हुई। असल में उसके बाद एक लंबा अभियान शुरू हुआ। भारतीय एजेंसियों ने पुलवामा हमले से जुड़े हर व्यक्ति की पहचान करने का फैसला किया। जांच में एक और नाम सामने आया, साजिद अहमद भट्ट। साजिद वही व्यक्ति था जिसने उस कार को खरीदा था जिसका इस्तेमाल हमले में किया गया था। जांच एजेंसियों ने उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया। धीरे धीरे इस साजिश में शामिल कई लोग सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। मुदस्सिर खान भी बाद में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना था।
तकनीकी जांच में ये भी सामने आया कि आतंकियों ने इस हमले की तैयारी कई महीनों तक की थी। विस्फोटक सामग्री धीरे धीरे इकट्ठी की गई थी। हमलावर से पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कराया गया था, जिसे हमले के बाद प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब एक संगठित रणनीति का हिस्सा था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने सिर्फ सैन्य और खुफिया कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ा अभियान शुरू किया। भारत ने दुनिया के कई देशों को सबूत दिए कि इस हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। ये भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता मानी गई। समय के साथ पुलवामा हमले के बाद की कार्रवाइयों का असर दिखाई देने लगा। कश्मीर में कई आतंकी नेटवर्क कमजोर पड़ गए। सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए गए। सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के काफिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और हाईवे पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया। पुलवामा हमला भारत के लिए एक दुखद घटना था, लेकिन उसने देश की सुरक्षा रणनीति को भी बदल दिया। इस हमले ने दिखाया कि आतंकवादी संगठन लगातार नई रणनीतियों और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भारत की प्रतिक्रिया ने भी ये साबित किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इसमें खुफिया जानकारी, तकनीक, कूटनीति और धैर्य सबकी भूमिका होती है। 14 फरवरी 2019 की वो दोपहर आज भी देश के लोगों के दिल में दर्ज है। उस दिन भारत ने अपने 40 से ज़्यादा बहादुर जवान खो दिए थे, लेकिन उसी दिन से शुरू हुई एक लंबी और खामोश लड़ाई आतंक के उस नेटवर्क के खिलाफ जो भारत को अस्थिर करना चाहता था।